अद्भुत, क्या स्वादिष्ट व्यंजन है। यह सुनिश्चित करना होगा भद्रसाल कि उस किसान के वध के समय पाटलिपुत्र का हर एक किसान वहां उपस्थित होना चाहिए, ताकि सम्राट और मगध के विरुद्ध कोई ना छा पाए। अवश्य महामत, ऐसा ही होगा। महामहिम, क्या आप वध स्थल पर जाना चाहेंगे? नहीं, किंतु उसको यह अवश्य बताना कि आज भोजन में मैंने उसके खेत के प्याज खाए हैं और उसे मेरी ओर से धन्यवाद कहना। जी महामहिम। आप ऐसे नहीं कर सकते सम्राट। मैं जानता हूं सम्राट कि आप इस बात से रुष्ट हैं कि एक साधारण से कृषक ने आपकी लाडली बहन के समक्ष अपना स्वर रखा, किंतु उस निर्धन के समक्ष और कोई विकल्प नहीं था सम्राट। यदि आज आप उसे मृत्युदंड दे देंगे तो उसकी दरिद्र माँ और उसके बच्चों का क्या होगा? वो लोग तो भूख से मर जाएंगे। महामात्य, मैंने अपना मन बदल लिया है। अब उस किसान के वध के समय मैं भी उपस्थित रहूंगा और मेरे साथ ये युवक चंद्रगुप्त भी। साधो, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आवेश में था, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। आगे आओ चंद्रगुप्त और देखो मेरे एक संकेत पर इस किसान के साथ क्या होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं आवेश में था, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुक जाओ। बस एक पग सर धड़ से अलग। पिताजी, मेरा पुत्र, उसे मत मारो। मेरे पिताजी को छोड़ दो, छोड़ दो। बचाओ, बचाओ, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, बचाओ, बचाओ। आनंद लो चंद्रगुप्त, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उस किसान को भी आनंद लेने दो। बचाओ, बचाओ। किसान को सबसे प्यारी होती है धरती, माटी। मिट्टी में वो अपनी फसल उगाता है और अब इसी मिट्टी में वो एक होने जा रहा है। अब इसका शरीर भी माटी का हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं उसे माटी से एक होने का अवसर दे रहा हूं। शास्त्रों में भी लिखा होता है कि देह माटी का बना होता है और शरीर का माटी में मिल जाना दंड नहीं, पुरस्कार है। अपने उद्गम से मिलना। देखो चंद्रगुप्त, इस किसान को कितना आनंद आने वाला है। देखो,
किसान माटी को श्वेत देता है, परंतु इस किसान ने तो सीमा पार कर अपना शरीर भी माटी को दे दिया। फसल में कीड़ा लगा हो तो उसे जला दिया जाता है, उसके बीजों का बलिदान कर दिया जाता है, किंतु मैं इस किसान के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब इसमें जो फसल उगेगी उसमें विद्रोह का कीड़ा नहीं होगा, और जहां विद्रोह ना हो वहां राजा और राज्य दोनों सुरक्षित रहते हैं। सम्राट धनानंद की, 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 मुझे क्रांतिकारी विचार और क्रांतिकारी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है चंद्रगुप्त। आज के पश्चात कभी क्रांति के पथ पर मत चलना। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और अपने प्रियजनों का बलिदान देना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। हाय मेरा पुत्र। आचार्य, जानते हैं आज उस सम्राट ने क्या किया? एक कृषक को जीवित ही धरती में गाड़ दिया, जबकि उसने तो केवल अपनी फसल का उचित मूल्य मांगा था, केवल न्याय ही तो मांगा था। न जाने क्या होगा उसके परिवार का, उसकी वृद्ध मां का और उस पर आश्रित उसकी संतानों का। उनके परिवार से तो मानो जीवन की क्षति छीन ली गई। उसकी मां ने मुझसे गुहार भी लगाई थी कि मैं उसके पुत्र को बचा लूं, किंतु मैं विफल रहा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सम्राट धनानंद ने मेरी आंखों के समक्ष पिपलीवान के राजकुमार को मार दिया था। क्या हुआ आचार्य, मौन क्यों है आप? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देश प्रेम, अखंड भारत, विद्रोह। क्या इस किसान की हत्या के बारे में जानकर आपके मन में विद्रोह नहीं जाग रहा है? आचार्य, बड़े ही विचित्र व्यक्ति हैं आप। इतने अंधकार में भी कैसे लिख पा रहे हैं आप? क्योंकि अंधकार केवल हमारी आंखों की देखने की दृष्टि खोता है, हमारे उद्देश्य की दृष्टि नहीं खोता है। इसीलिए मैं अंधकार में भी लिख पाता हूं। परंतु तुम्हारे पास अभी अंधकार में देखने की दृष्टि नहीं है। किंतु कोई बात नहीं, मैं करूंगा तुम्हारा मार्गदर्शन। सीधे चलकर 5 कदम जाओ। तुम्हारा भोजन और कंबल रखा है, उन्हें लो और जाओ यहां से।
दादी, मुझे भूख लगी है। मुझे क्षमा कर दो बच्चों, मैं आज तुम्हें भोजन नहीं करवा पाऊँ। कोई भूखा नहीं रहेगा माई। तुम? क्षमा करना माई, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। जिस लक्ष्य को साध कर मैंने चंद्रगुप्त को धनानंद के महल में भेजा था, आज पहले दिन से ही उसका प्रभाव दिख रहा है। बस कुछ दिन उस महल में और उसके पश्चात चंद्रगुप्त स्वयं समझ जाएगा कि ऐसी ही और कई माओं को टूटकर गिरने से बचाने के लिए उसे स्वयं उठना होगा। देश की असंख्य माओं की आस पर खरा उतरने से पहले उसे भारत माता की आशा पर खरा उतरना होगा। माओं की रक्षा से पूर्व उसे मातृभूमि की रक्षा करनी ही होगी। महामहिम की जय हो। महामाते, मगध की सबसे उत्कृष्ट मदिराएं यहाँ उपस्थित हैं। बताइए, इनमें से मगध के विशेष अतिथि के लिए कौन सी प्रस्तुत की जाए? उत्कृष्ट महामहिम। तो आपको क्या लगता है, जो मदिरा आपने अभी अभी ग्रहण की, वो सेल्यूकस के लिए सही रहेगी? सेल्यूकस? परंतु दूरधरा पे आक्रमण करने में वो संदिग्ध है, और वैसे भी मेरे गुप्तचर उस पर कड़ी दृष्टि रखे महामहिम। किंतु अब तक सेल्यूकस पर कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सेल्यूकस को आमंत्रित करूंगा और उसका ऐसा भव्य स्वागत होगा जो आज तक ना कभी किसी ने देखा और ना कभी सुना। मैं कुछ समझा नहीं महामहिम। आपको कुछ समझने की आवश्यकता भी नहीं है। सेल्यूकस से संबंधित योजना मेरे मस्तिष्क में सुरक्षित है। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि इस विषय में महल में किसी को पता ना चले और हर कोई उसके स्वागत के लिए जुट जाए। ऐसा ही होगा महामहिम। महामाते, ये मगध के हर पौधे पर श्वेत गुलाब उग रहे हैं क्या? मैं सुबह से देख रहा हूं, महल के प्रत्येक सेवक के पास ये श्वेत गुलाब है। इसके पीछे का भेद क्या है? ये आपकी निष्ठा का प्रमाण है महामहिम। उस विद्रोही किसान का वध देखने के पश्चात इनके मन में आपके लिए और भी अधिक भय उत्पन्न हो गया है। इसी कारण अपने निष्ठा का प्रमाण देते हुए आपकी प्रतिमा पे श्वेत गुलाब के फूल अर्पित कर रहे हैं महामहिम। किंतु महामाते, जब मैं यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ तो फिर मेरे प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण मेरी प्रतिमा पर क्यों? समझ गया महामहिम।
इसीलिए तुम मुझे इतने प्रिय हो युवक। सीख को आत्मसात कर लेते हो। उन कुछ लोगों से विपरीत जो पीड़ा और यातना के अनेक चरणों के पश्चात भी सीख नहीं पाते। मूरा, तुम यहां क्यों नहीं आ जाती? ठीक मेरे चरणों के नीचे आकर अपनी निष्ठा का प्रण लो। झुकी झुकी दाई मां, शतरानी की आंखें झुकी। कदाचित इसका सारा गर्व और अहंकार इसके पुत्र के साथ भगवान को प्यारा हो गया। अगला धनानंद माई को इतनी आसानी से क्षमा नहीं करेंगे। वो माई के इस दुस्साहस का उत्तर अवश्य देंगे। वृक्ष उगाने के लिए सब अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही यह निश्चित करता है कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बनेगा या कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा। क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूखकर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कि कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वट वृक्ष बनकर सैकड़ों को घर देगा, सहस्त्रों को छाव देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी रज्ज से बनता है। इसलिए आवश्यकता राजा से अपेक्षा की नहीं है, आवश्यकता है स्वयं की कर्म परीक्षा की। नीति मेरी, नियति आपकी।
मेरे चरणों से लहू की एक बूंद निकाली थी ना तुमने, अब मैं तुम्हारे शरीर को सारा लहू खींच लूंगा। उसके पश्चात तुम सरकने योग्य भी नहीं रहोगी। अरे आचार्य, आपको जो भी कुछ कहना है उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे कुछ कहना नहीं है, केवल जानना चाहता हूं क्या आज महल में ऐसा कुछ घटित हुआ था जिसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। नहीं, कुछ विशेष नहीं। अब मैं जा सकता हूँ? आचार्य, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। कर लेना विश्राम, परंतु उससे पूर्व रात्रि का कार्य तो पूर्ण कर लो। अरे मैं अच्छा ठीक है, क्या चाहते हैं आप? क्या कार्य होगा आज का मेरा? आओ। आओ चलो, तुम्हें इस कुंड का जल उस कुंड में रिक्त करना, इस कलश की सहायता से। लो। आचार्य, मेरा मुख देखिए। क्या इस मुख पर मूर्ख लिखा है जो मैं इतने छोटे कलश से इस कुंड का पानी उस कुंड में भर दूं? मैं नहीं करूंगा। मुझे किसी का ऋण रखना पसंद नहीं, यही कहा था ना तुमने। और मेरा तो काफी बड़ा ऋण है तुम पर, है ना? काहे का ऋण? जो धन मैंने आपको दिया है उसे ले क्यों नहीं लेते? बात धन की ऋण की नहीं है, बात वचन की ऋण की है। कार्य पूरा करो। शीघ्र ही राजवैद्य से भेंट निश्चित करनी होगी आपकी। आपको ना उपचार की आवश्यकता है। आपकी मति में ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले कहा कि मुझे सम्राट बनाएगा और फिर गुप्तचर बना दिया, और अब जब सारा संसार सो रहा है तो मुझसे मूर्खतापूर्ण कार्य करवा रहे हैं। ओ खुलिशिका वाले आचार्य जी, इस कलश में ना छेद है, इसके तले से पानी रिस रहा है। मुझे कोई दूसरा घड़ा दो। अरे रे, इससे तो कार्य करना वास्तव में कठिन होगा, परंतु और कोई विकल्प भी तो नहीं है, इसी को उपयोग करना होगा। लो। पर कैसे? आधा पानी तो इसमें भरते ही बह जाता है। इस कुंड को भरते भरते तो मेरी पूरी रात निकल जाएगी। संयम एवं निरंतर प्रयास दो ऐसी कुंजियां हैं जो बड़े से बड़े संकट को भी टाल देती हैं। तुम कार्य ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम इस कलश से जब जल भरते हो तो केवल आधा ही भरते हो। यदि इस कुंड से पूरा जल भरोगे तो उस कुंड तक आधा जल तो पहुंच पाएगा। क्या इसे पूरा भर दूं? इसे देखिए आप, कितना भारी है ये। अब इसे मैं पूरा भर दूंगा तो इसका भार तो और बढ़ जाएगा। पकड़ो इसे। क्या ये उस तलवार से भी भारी है जो आज राजमहल में तुम रक्षकों के विरुद्ध उठाने में असमर्थ रहे थे?
किंतु आपको कैसे पता चला? क्योंकि आज तुम अपने बाएं हाथ की अपेक्षा दाएं हाथ से अधिक कार्य कर रहे हो। तुम्हारी तलवार की मुठ को देखकर स्पष्ट होता है कि आज इसका उपयोग बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे यूं अवाक देखने का कोई लाभ नहीं है चंद्रगुप्त। यदि इसी क्षण अपने कार्य पर लगोगे तो कदाचित भोर होने तक उसे पूर्ण कर पाओगे, परंतु यदि मुझे समझने का प्रयत्न करोगे तो कई वर्ष लग जाएंगे। कार्य शुरू करो। तूफान, जब भी मैं व्यथित होता हूं तुम्हारे पास आता हूं, क्योंकि तुम मुझे उचित मार्ग दिखाते हो। आज भी मैं व्यथित हूं। मैंने मूरा के पति को मार डाला, उसके पुत्र की हत्या उसकी आंखों के सामने की, रानीवास में उसे दासी बनाकर रखा, उसका अपमान किया, उसे प्रताड़ित किया, किंतु उसका अहंकार है कि जाता ही नहीं। उसकी उठी हुई आंखें सीने में शूल की भांति चुभती हैं मुझे। मैं क्या करूं तूफान कि उसकी आंखों में अहंकार के अंगार सदा के लिए बुझ जाए। शांत 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 हो जाओ तूफान, शांत हो जाओ, शांत। यदि इसी प्रकार तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करते रहे तो मैं तुम्हारी ये चमड़ी उधेड़ दूंगा। फिर तुम्हारे ध्येय के साथ तुम्हारा जोश भी ठंडा हो जाएगा। शांत। उत्तम। जब अपने शरीर पर हानि आती दिखी तो तुम जैसा मतवाला अश्व भी शांत हो गया। तूफान, तुम मुझे ये मार्ग दिखाना चाहते थे। यही मुझे मूरा के साथ भी करना चाहिए। उसे इतनी शारीरिक यातनाएं दूंगा कि उसका अहंकार, अस्तित्व, सब कुछ टूट के बिखर जाएगा। महल में वो मेरी सबसे बड़ी शत्रु है ना, तो महल के बाहर से आने वाले अपने सबसे बड़े विदेशी शत्रु के स्वागत की सभी तैयारियां मैं उसी से करवाऊंगा। अकेले। सबसे बड़ा शत्रु, ये कौन हो सकता है? इंद्र, क्या लगता है ब्राह्मण सो गए होंगे? हाँ, सो गए सो गए। चलो चलकर चंद्र की सहायता करते हैं।
रोटियां? ये तो मैंने भोर के समय खाने के लिए रखी थी ना। चाहिए। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा भोजन है, परंतु चंद्रगुप्त की सहायता करने का प्रयास करके तुमने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है। किंतु आचार्य वह कल दोपहर का भोजन भी रद्द। किंतु मैं आज रात्रि का भोजन भी रद्द। किंतु आचार्य, ये तो बताइए कि इस कार्य में किए गए परिश्रम से चंद्रगुप्त को क्या प्राप्त होगा? काग चेष्ट वपो ध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी च गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। सर्वप्रथम मैं इससे कौवे की भांति निरंतर प्रयास करवाता रहूंगा। ताकि इस कलश में बार बार पानी भरने और गिराने से इसकी भुजाएं शक्तिशाली बलशाली हो सके। इसकी अधीरता शांत हो सके। इसमें निरंतरता और संयम के गुण आ सके, जो भविष्य में इसके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। स्मरण रहे, अभ्यास क्षेत्र में जितना स्वेद गिरेगा, रणभूमि में रक्त उतना ही कम गिरेगा। सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की। एक अत्यंत विशेष सूचना है। मेरे एक अति विशेष अतिथि शीघ्र ही महल पधार रहे हैं, तो महल तक जाने वाला मार्ग मुझे सुगंधित, स्वच्छ और सजा हुआ चाहिए। ऐसे कार्य की भव्यता को ध्यान में रखते हुए मैंने हर बार अपनी प्रजा को हर दिन कुछ समय श्रम दान करने की आज्ञा दी है, किंतु आज मेरा यह आदेश है कि प्रजा में से कोई भी इस कार्य को नहीं करेगा। ये सारा कार्य केवल एक स्त्री करेगी और उसके अतिरिक्त कोई नहीं। यहां उपस्थित सभी जन ध्यान से देख लो, स्त्री को इसकी सहायता कोई नहीं करेगा, और यदि किसी ने इसकी सहायता की तो वो राजद्रोही माना जाएगा, और राजद्रोही का दंड क्या होता है ये सब जानते हैं। भद्रसाल, सुनिश्चित करना कि इसे वो सारे उपकरण मिलें जो स्वच्छता और सजावट के लिए आवश्यक है। एक महिला की इतनी सहायता तो बनती ही। मूरा, तुम तो रानी रही हो ना, भली भांति ज्ञात है तुम्हें कि एक राजा को किस प्रकार का वैभव आनंदित करता है, कैसे प्रत्येक वस्तु का सौंदर्य बढ़ाया जाता है। स्मरण रहे, मेरे अति विशिष्ट अतिथि के स्वागत में कोई कमी ना रहे। कांटा चुभोया था ना मुझे,
एक बूंद रक्त बहा था मेरा, अब उसका प्रतिकार मैं लूंगा तुम्हारे शरीर को लहूहीन करके। इसके पश्चात तुम सरकने योग्य भी नहीं रहोगी। शीघ्रता करो, सफाई की सामग्री इस दासी को दो, जल्दी काम में लगना है इसे। मुझे घूरना बंद करो दासी, सम्राट की बात को समझी हो ना। यदि जीवन चाहती हो तो काम पर लगो। यदि चंद्रगुप्त ने मुझे इस दशा में देखा तो अवश्य वही दोहराएगा जो उसने उस किसान के लिए किया और धनानंद को रुष्ट करके संकट मोल लेगा। मैं उसे ये नहीं देखने दूंगी। अरे बंधु, अरे बंधु भद्रसाल, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? इतनी सज सज्जा, स्वागत प्रबंध किस लिए? कौन आ रहा है? तुम्हारा काम राजकुमारी की सेवा करना है अंगरक्षक। तुम अपना काम करो, मेरे काम में बाधा मत उत्पन्न करो, अन्यथा। अरे तुम लोहार की भट्टी के पास जन्म लिए थे क्या भाई? बात बात पर तलवार निकाल लेते हो। क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जा ही रहा हूं। दासी, ये दासी कहां मर गई? हे ईश्वर, अब मैं कैसे बचूंगी चंद्र के सामने आने से? भय यदि मन के भीतर ही रहे तो प्राणों की रक्षा करता है, परंतु यदि वही भय मन से बाहर आ जाए तो प्राणों का शत्रु भी बन जाता है। संसार का सबसे भयंकर जीव होता है सर्प, परंतु यहां यह जानना भी आवश्यक है कि सर्प एक अत्यंत भीरू प्राणी भी होता है। छिप कर रहता है, झाड़ियों में विचरण करता है, कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। परंतु एक विचित्र तथ्य यह भी है कि सभी सर्प विषैले नहीं होते, ना ही हर किसी को सर्प
डसता है, फिर भी सब सर्प से भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्प को फुंकारना आता है। इस प्रकार अपने भय को ही अपनी शक्ति बनाकर वो कई द्वंद्व जीत जाता है, स्वयं को सुरक्षित रखता है। भयभीत होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु भयभीत होने पर भी अपने भय को अपने शत्रु पर प्रकट मत होने दो, क्योंकि हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता। कुछ केवल शक्तिशाली होने का अभिनय करके भी जीते जा सकते हैं। नीति मेरी, नियति आपकी। देखा भाई, आपके तूफान पर बैठकर चला गया, किसी से अनुमति भी नहीं ली। तुम्हें भय नहीं लगता मुझसे, मृत्यु से? हाँ? हाँ? तुम्हारा कार्य है राजकुमारी की सेवा करना अंगरक्षक। तुम अपना काम करो, मेरे काम में बाधा मत उत्पन्न करो, अन्यथा। क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जा ही रहा हूं। दासी, ये दासी कहां मर गई? दासी! बस यही तो हूँ, साफ सफाई में लगी थी। ईश्वर का धन्यवाद, मैं चंद्रगुप्त की दृष्टि में नहीं आई। शांत तूफान, शांत, वो आ रहा है। जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें तेज धारा में उतरना नहीं चाहिए। राजकुमारी दूरदरा, यदि आपको घुड़सवारी नहीं आती है तो आप इस अश्व के पास क्या कर रही हैं? यदि कुछ अंग भंग हो जाता, ये बेचारा अंगरक्षक तो जाता ना अपने प्राणों से। और इतना ही ज्ञान बांट रहे हो, खुद इस अश्व पे सवार होकर दिखाओ तो मानूंगी। क्या हुआ? मैं जानती थी तुम नहीं कर पाओगे। लगता है सम्राट से कहकर तुम्हें अंगरक्षक के पद से हटाकर विदूषक के पद पर रखवा दूंगी। हाँ? मैं इस अश्व पर सवार भी होकर दिखाऊंगा और इसे नियंत्रण में भी कर दिखाऊंगा। हाथ कंगन को वारसी क्या? प्रमाण दो। संयम एवं निरंतर प्रयास दो ऐसी कुंजियां हैं जो बड़े से बड़े संकट को भी टाल देती हैं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त।
जब मैं इस पर सवार हो ही गया हूं तो क्यों ना मैं अपना एक महत्वपूर्ण कार्य भी कर लूं। विदा, फिर मिलता हूं। इस बार फिर बाजी ले गया वो तुम्हारे हाथ से। नहीं शिप्रा, मृत्यु की बाजी में फंस गया है ये। उसे नहीं पता इसका परिणाम क्या होने वाला है। उसने उस घोड़े की सवारी की है जो सम्राट को अत्यंत प्रिय है, और सम्राट के अलावा इस घोड़े पर कोई नहीं बैठता। और अब वास्तविकता जानने के पश्चात न जाने सम्राट इसके साथ क्या करेंगे। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों, तुमको क्या लगा माई चूड़ियों की दुकान में छुप जाओगी तो मैं देख नहीं पाऊंगा? बड़े प्रखर हो। अच्छा है। और तुम उतनी ही मूर्ख हो माई। यदि उस समय सम्राट धनानंद को कांटा नहीं चुभाती ना, तो आज यहाँ मार्ग में धूल नहीं फाक रही होती। मुझे उपदेश नहीं भाती और सुनने की इच्छा भी नहीं। जहां से आए हो वहीं पर लौट जाओ। आप में और मुझ में कुछ तो समान है। आप भी मेरी तरह हठी और मुंहफट है। चलो हटो, अब ये मुझे करने दो। नहीं नहीं, ये मुझे अकेले करना है। अगर धनानंद को पता चल गया तो? कौन बताएगा उन्हें? यहाँ तो सम्राट की सैनिक भी नहीं है। ये प्रजा देख रहे हो, ये सारी आज धनानंद की आंखें हैं। कोई भी जाकर बता देगा सम्राट को। मैं चंद्रगुप्त अभी इस स्त्री की सहायता कर रहा हूं, किंतु मेरी मंशा राजद्रोह या विद्रोह नहीं है। ये तो केवल मानवता की मांग है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इतना अत्याचार क्रूरता है। यदि अब भी आप में से सम्राट को कोई भी सूचित करना चाहता है तो अवश्य कीजिए और उन्हें बताइए कि मैंने उनके बनाए हुए नियम को तोड़ दिया है। चलो बस, अब बहुत हो गया। चलो यहाँ बैठो। अरे माई, जब यहाँ का काम हो गया तो मैं बैठ के क्या करूंगा? अभी तो तुमने कहा कि मैं बहुत हटी हूँ। जब तक मेरा हट पूरा नहीं करोगे वहां बैठोगे नहीं, मैं नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है, चलो। भूख लगी होगी ना, कुछ खा लो। क्षमा करना, मेरे पास तुम्हारे लिए सूखी रोटी है। शांत रहो माई, मुझे आनंद लेने दो। बहुत ही स्वादिष्ट रोटियां हैं। अपने पुत्र को स्मरण करके ये रोटियां बनाई होंगी ना माई? कितना कठिन और दुखद क्षण रहा होगा वो आपके लिए। हाँ, बहुत दुख हुआ। क्षण क्षण होता है,
पर फिर तुम्हारे जैसे बेटे से मिलती हूँ, सारी पीड़ाएं शांत हो जाती है। अच्छा माई, एक बात बताओ, ये इतनी सारी तैयारियां किसके स्वागत में है? स्मरण रहे, जैसी ही आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, आप बिना विलंब के उसे चंद्रगुप्त द्वारा मुझ तक पहुंचा देंगे। और यदि उसे ज्ञात हुआ कि मैं गुप्तचर बनकर सम्राट की जानकारी आपको दे रही हूँ, तो वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। उसकी चिंता आप ना करें देवी। चंद्रगुप्त के मन में ऐसे कोई प्रश्न ना उठे, इसका प्रबंध मैं कर चुका हूं। आप केवल उचित समय आने पर गुप्त सूचना मुझ तक पहुंचा दीजिए। धनानंद का कोई खास शत्रु आने वाला है, कोई विदेशी शत्रु। बड़ी विचित्र है ये सम्राट धनानंद, अपनी ही प्रजा को जीवित गाड़ देते हैं और विदेशी शत्रु को आमंत्रण दे रहे हैं। सावधान, होशियार, सेनापति भद्रसाल आ रहे हैं। इतने कम समय में इतनी सारी सज्जा एक अकेली दासी के वश की बात नहीं। कौन है वो? किसने इस दासी की सहायता की? कौन है जो राज आज्ञा के विरुद्ध गया? और करो परोपकार चंद्रगुप्त, यदि एक भी व्यक्ति ने अपना मुंह खोल दिया तो तुम्हारा खेल समाप्त हुआ आज। कौन है जो राज आज्ञा के विरुद्ध गया? हमारी ओर देखिए सेनापति, कौन अपने प्राण देना चाहेगा? हम में से किसी ने भी इसकी सहायता नहीं की। हाँ हाँ, हम सब देख रहे थे। हाँ हाँ, सारा कार्य इसी ने किया है। चलो मित्र, राजकुमारी प्रतीक्षा की अग्नि में सूख रही होगी। चलो। मित्र, पता नहीं क्यों, किंतु तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही रख लूं। हम दोनों की खूब जमेगी। देखा भाई, यही तो मैं आपसे कह रही थी कि ये आपके तूफान पर बैठा और चला गया और किसी की अनुमति भी नहीं ली। क्षमा करें सम्राट, मुझे पता नहीं था कि ये आपका अश्व है। झूठ, ये सब जानता था, सिर्फ जताना चाहता था कि ये सम्राट के घोड़े पर बैठकर सवार हो सकता है। झूठ, झूठ बोल रही है आपकी बहन सम्राट। एक तमाचे से सत्य नहीं बदल जाएगा सम्राट। राजकुमारी स्वयं उस पर आसीन होने को प्रयास करते हुए गिर गई। जब मैंने उन्हें रोकना चाहा
तो उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं इस अश्व पर सवार होकर इसे वश में करके दिखाऊं। एक बार, बस एक बार इनसे पूछिए कि इन्होंने मुझे चुनौती दी थी या नहीं। हाँ, मैंने उसे चुनौती दी थी, पर उसका बैठकर जाने के लिए तो नहीं कहा था। तुम्हें भय नहीं लगता मुझसे, मृत्यु से? हाँ? हाँ? जब मैं सत्य कह रहा हूं तो मुझे किसी का भय नहीं लगता, ना मृत्यु से और ना ही आपसे। तुम्हें ना झूठ बोलना चाहिए था और ना ही इस युवक को चुनौती देनी चाहिए थी। तुम नहीं जानती बहन, तुम्हारी लगाई इस चिंगारी से कोई तो अवश्य झुलसने वाला है। दूसरी बार समझाता हूं, जिस पर सम्राट का अधिकार हो वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान कोई दूसरा स्पर्श नहीं कर सकता। तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही रख लूं। हम दोनों की खूब जमेगी। बताइए क्या कर रहा है आज मुझे? आज तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है मेरे पास। आज विश्राम करो, अपनी निद्रा पूरी करो। यही कार्य है तुम्हारा आज के लिए। खेल खेल रहे ना आप मुझसे, क्योंकि मैं बुद्धि में आपसे कम हूं। 16 वर्ष का एक साधारण सा युवक आपका दास हूं, इसलिए ना। यदि सत्य में खिलाड़ी हो तो जाकर उस धनानंद से कोई खेल क्यों नहीं खेलते? जिसने मेरे आंखों के समक्ष एक वृद्ध स्त्री से उसके पुत्र को छीन लिया, जिसने न्याय मांगने आए एक असहाय किसान को जीवित ही गाड़ दिया, उस सम्राट से तो हाथ करो। वो सम्राट जिसने एक क्षण में ही अपने प्रिय अश्व का सर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि एक
सेवक ने उसे छू लिया था। अब ये मत कहना कि आपके पास कोई सहायक नहीं था, या ये कि आपका ये गुप्तचर उचित प्रकार से आपका कार्य नहीं कर रहा। केवल जानकारी और सूचना के बल पर सम्राट धनानंद को उसके सिंहासन से उखाड़ना चाहते हैं आप। तो सुनिए, महल में एक बहुत ही बड़े उत्सव का प्रबंध चल रहा है, जिसमें एक अति विशिष्ट अतिथि आने वाला है। किंतु यह अतिथि मित्र नहीं, शत्रु, एक विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु अर्थात सेल्यूकस निकाटोर। अब क्या योजना है उस धूर्त धनानंद के मन में? लीजिए, अब आपके गुप्तचर ने आपको आपकी सूचना दे दी। अब क्या आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं? जीवन में आपने कितने लक्ष्य साधे होंगे, परंतु प्रश्न यह है कि विफल कितने में हुए। विफल होने पर मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय रखा, तो फिर विफल क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जिस योजना को लक्ष्य साधकर आगे बढ़े थे, उसका भान किस किस को था? पपीते के वृक्ष पर जब फल आते तो उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते कि कहीं उसके रंग और गंध से कीट और पक्षी आकर्षित होकर उसे खा ना जाए। इसलिए यदि फल का आनंद लेना है तो उसे गुप्त रखना होगा। सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त रखना होगा जिससे आप लक्ष्य पाना चाहते हैं। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित है। नीति मेरी, नियति आपकी। तुम्हें एक असंभव कार्य को संभव करना होगा चंद्रगुप्त। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण अध्याय है। महल में एक बहुत ही बड़े उत्सव का प्रबंध चल रहा है, जिसमें एक अति विशिष्ट अतिथि आने वाला है। किंतु यह अतिथि मित्र नहीं, शत्रु, एक विदेशी शत्रु। लीजिए, अब आपके इस गुप्तचर ने आपको आपकी सूचना दे दी। आज्ञा दे अब मुझे। विदेशी शत्रु अर्थात सेल्यूकस निकाटोर। अब क्या योजना है उस धूर्त धनानंद के मन में? सत्कार आचार्य चाणक्य। दरवाजा बंद करो। सत्कार, जब तुम धनानंद के महल में अमात्य थे, उस अवधि में तुमने वहां सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या देखी थी? वहां तो अनेकों ऐसी वस्तुएं आचार्य। अनेकों नहीं सत्कार, कोई एक ऐसी वस्तु जो सबसे अधिक मूल्य की थी, जो सबकी दृष्टि में हो, किसी से छिपी ना हो। धनानंद के सिंहासन पर जड़ा हीरा। उत्तम, अति उत्तम। किंतु बात क्या है आचार्य?
सेल्यूकस धनानंद से भेंट करने के लिए शीघ्र ही मगध आने वाला है और धनानंद उसके स्वागत के लिए दिन रात एक कर रहा है। हे ईश्वर, समय के साथ साथ सेल्यूकस की भारत को अधीन करने की मंशा बढ़ती जा रही है और धनानंद भी अपने स्वार्थ के कारण उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करेगा। और यदि ऐसे में आपके द्वारा उत्पन्न किए गए संदेह के बादल छट गए तो अनर्थ हो जाएगा। और यदि धनानंद को यह ज्ञात हो गया कि दुर्धरा पर हुए आक्रमण के पीछे सेल्यूकस का कोई हाथ नहीं है तो वो तुरंत वास्तविक दोषियों को ढूंढना आरंभ कर देगा। इससे एक ओर आप पे संकट और अधिक गहरा जाएगा और दूसरी ओर धनानंद और सेल्यूकस के बीच शारीरिक घनिष्ठता और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगी। जानता हूं, परंतु इस समय मेरी चिंता का कारण मुझ पर आया ये संकट नहीं है। मेरी चिंता का विषय है धनानंद एवं सेल्यूकस के मध्य बढ़ रही ये घनिष्ठता, इनकी एकता न केवल मगध के लिए हानिकारक सिद्ध होगी अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी। आपकी योजना क्या है आचार्य? मुझे धनानंद के सिंहासन में जड़ित वो हीरा चोरी करवाना होगा और परिस्थितियों को कुछ ऐसे गढ़ना होगा कि संदेह की सुई सेल्यूकस पर जा टिके, जिसके कारण धनानंद एवं सेल्यूकस के मध्य अविश्वास की एक ऐसी खाई बन जाएगी जिसे वो दोनों चाहकर भी पार नहीं कर पाएंगे। यह कार्य किसी मनुष्य के लिए तो संभव नहीं आचार्य। कोई है शतकार जो ये कार्य कर सकता है। यदि मन अधीर हो तो तन को विश्राम देने से कोई लाभ नहीं होता। और आप मेरी शांति में बाधा बने हुए हैं। शांत हूं, विश्राम करने दीजिए मुझे। प्रमाण दो। अरे अब कौन सा प्रमाण? प्रमाण दो कि तुम्हारा मन अधीर नहीं है। मिट्टी के ये 6 पात्र देखते हो, इनमें से 5 में जलता हुआ कोयला है, परंतु एक रिक्त। तो क्या तुम स्मरण रख पाओगे कि किसमें कोयला है और कौन सा रिक्त? अपने मन की कहे बिना आप मानेंगे नहीं। तर्क देने का कोई लाभ नहीं है। हाँ, मुझे स्मरण रहेगा कि किस मटके में जलता हुआ कोयला नहीं है। देखते हैं। अब बताओ कौन सा पात्र रिक्त है? पूर्ण विश्वास से कह रहे हो? अरे मैं उत्तर दे चुका हूं ना अपना। उचित है, तो इसे उठाने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? ये क्या उपहास है? मेरा हाथ क्यों जला दिया? मैंने तुम्हारा हाथ नहीं जलाया। इस पात्र को चुनने का निर्णय तुम्हारा था। निर्णय तुम्हारा, आरोप मुझ पर लगा रहे हो और दंड बेचारे पात्र को दे दिया। परंतु कोई बात नहीं, वो देखो मेरे पास और पात्र भी हैं। सज्ज हो? हाँ। ध्यान देना। रिक्त। बताओ कौन सा पात्र रिक्त है? ये। पूर्ण विश्वास से कह रहे हो? नहीं नहीं, ये। पकड़ो। फिर से तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था अपना ध्यान केंद्रित करो।
एक बार पुनः प्रयास करते हैं, परंतु ध्यान देना। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। करो। अब बताओ, कौन सा पात्र रिक्त है? ये हमारी स्मरण शक्ति का सीधा सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से होता है। यदि ध्यान केंद्रित करके नेत्रों के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखोगे तो स्मरण शक्ति कभी छल नहीं करेगी। आचार्य, आपकी ज्ञान की गंगा में तैरकर मैं थक चुका हूं। अब मुझे विश्राम करने दीजिए। प्रणाम। जब तक मेरा स्वप्न पूर्ण नहीं हो जाता चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें स्वप्न निद्रा का आनंद नहीं लेने दूंगा। ये तुम्हारे प्रशिक्षण का प्रथम चरण था, शीघ्र ही आरंभ होगा दूसरा चरण। मैं तुमसे अत्यंत प्रभावित हूं मूरा। तुमने हमारे आने वाले अतिथि के लिए पूरा मार्ग सजाया, इतने कम समय में इतना सारा कार्य। इतना परिश्रम किया कि हाथों पर छाले पड़ गए। क्षमा 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 करना, मेरा हाथ फिसल गया था मूरा। मैं अभी इसका उपचार करता हूं। पीड़ा होती है, किंतु मैंने सुना है मदिरा से बड़ा घाव भी भर जाता है। मैं भी सेल्यूकस के साथ अपने संदेहों के घावों को भरना चाहता हूं। क्यों ना जब कल सेल्यूकस आए तो तुम्हें उसकी निजी दासी बनाकर मदिरा प्रस्तुत करने का दायित्व सौंप दिया जाए। निसंदेह इतना बड़ा अतिथि आ रहा है तो मदिरा पात्र भी तो सुंदर होना चाहिए ना। उत्कृष्ट मदिरा परोसने के लिए उत्कर्ष प्याले। यदि तुम्हारे पास सुंदर प्याले नहीं है तो हमारे पीपलीवान के लूट के सामान में ढूंढ लेना, अवश्य मिलेगा। वैसे हमारी पसंद सदा से उत्तम
उत्कृष्ट ही रही है। मुझे विश्वास है तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। एक क्षत्राणी को विदेशी अतिथि के समक्ष मदिरा प्रस्तुत करने से लज्जा नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। यदि इसी प्रकार मैं तुम्हारी और तुम्हारे अतिथियों की सेवा और सत्कार करती रही ना, तो कदाचित एक दिन मुझे वो अवसर अवश्य प्राप्त होगा ही जिस दिन मैं तुम्हारी मदिरा में विष मिला दूं और अपनी आंखों के सामने तुम्हें तड़प तड़प कर मरता देखूं। दाइमा, मूरा, तुम्हारा काम हुआ पूरा। अरे दाइमा, दाइमा, रुकिए दाइमा, क्या कर रही हैं आप ये? मत रोको मुझे, मैं इसी की पात्र हूं। ये सम्राट का आदेश है। धनानंद, तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है मैंने, किंतु तुम्हारे प्रति मेरी ममता भद्रसाल से कम नहीं, और मैं तुम्हारा अपने पुत्र का अपमान होते नहीं देख सकती, और वो भी एक दासी द्वारा। वो मूरा तुम्हारा अपमान नहीं कर रही थी, सबके सामने तुम्हें चेतावनी दे रही थी। दाइमा, आप एक दासी की बात का बुरा मान गई? नहीं, अपने पुत्र की। तुमने मुझे उसे दंड देने से क्यों रोका? अपने पुत्र से अधिक प्रेम करती हैं आप मुझे, और धनानंद को समझ नहीं पाई। धनानंद कभी किसी को क्षमा नहीं करता, केवल प्रतीक्षा करता है उचित समय की, ताकि दंड का प्रभाव अधिक से अधिक पड़े। मैं मौन हूं क्योंकि मुझे उचित अवसर की प्रतीक्षा है। मैं कुछ समझी नहीं। तो समझिए दाइमा, ऐसा क्या है जिसने मूरा के भीतर बुझी आग को फिर से जगा दिया? ऐसा क्या है जिसने टूटी हुई मूरा को फिर से खड़ा कर दिया? मैंने उसके पूरे वंश को समाप्त कर दिया, उसके पति को मारा, उसके पुत्र को उसकी आंखों के सामने मार दिया, उसकी सारी आशाएं तोड़ दी, तो फिर उसकी आशा फिर से कैसे जग गई? कौन है जिसने फूकी आस की आग उसके भीतर? मैं ये जानना चाहता हूं। मूरा को समाप्त करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, किंतु मैंने स्वयं को रोका क्योंकि मैं इस खेल के पीछे छिपे उस खिलाड़ी को जानना चाहता हूं जो मूरा के साथ मिलकर मुझसे खेल खेलना चाहता है। सेल्यूकस के आने पर वो अवश्य कोई षड्यंत्र रचेगा। इसीलिए मैंने मूरा को सेल्यूकस की निजी दासी नियुक्त कर दिया है, ताकि मैं आने वाले तूफान को
उसकी दृष्टि से देखूं। बहुत हुआ विश्राम, अभी कार्य करने का समय है। अब कैसा कार्य? तुम्हें धनानंद के दरबार में जाना है। वहां उसका सिंह रूपी सिंहासन है, उसमें एक बहुमूल्य हीरा जड़ित है। बस उसे चोरी करना है। आपने मुझे अपना गुप्तचर बनाया और मैं बना भी, और मैंने आपको सूचना भी दी कि सम्राट धनानंद अपने किसी शत्रु के सत्कार की तैयारियां कर रहे हैं, और फिर आपने मुझे वो मूर्खतापूर्ण मटके का खेल भी खिलाया और मैंने खेला भी। किंतु अब आप मेरी नींद छीनकर मुझे मृत्यु की नींद सुला देना चाहते हैं सदा के लिए। चोरी, हाँ? सम्राट धनानंद के महल से, उनके कक्ष से, उनके सिंहासन से चोरी। अरे इससे तो अच्छा होगा कि मैं कोई दूसरा कार्य करूं। सम्राट धनानंद को जाकर आपकी सच्चाई बता दूं कि कहां छिपे हैं आप। चंद्रगुप्त, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, तुम्हारा जब जीत चाहे तुम जाकर धनानंद को मेरे बारे में जो चाहे बता सकते, मेरे छिपने का स्थान या कुछ और। परंतु ऐसी स्थिति में मुझे भी फिर धनानंद को तुम्हारी सच्चाई से अवगत कराना होगा। उसे तुम्हारी वास्तविकता बतानी होगी। बताना होगा कि क्यों तुमने उसके महल में काम करने को स्वीकृति दी, ताकि तुम बेरोक टोक अपनी मां की खोज कर सको। और तुम भली भांति जानते हो ये जानने के पश्चात वो क्या करेगा। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो खुलीचिका वाले आचार्य, उससे बुरा और क्या होगा। तुम मुझे इतना क्रोधित कर देते हो कि मैं समझ ही नहीं पाता कि तुमसे पीछे छुड़ाने की इच्छा अधिक तीव्र है या मेरी मां को ढूंढने की। सावधान चंद्रगुप्त, अपने शब्दों और कथन पर ध्यान दो, क्योंकि संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूं जो तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता है। क्या कहा? यही कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता हूं। आप झूठ बोल रहे हैं, ये छल है आपका। चंद्रगुप्त, तुम मेरे बारे में चाहे जो भी विचार रखते हो, परंतु ये बात तुम भी जानते हो कि ना तो मैं झूठ बोलता हूं और ना ही छलता हूं। मैंने जो कहा है मैं करके दिखा सकता हूं, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। रत्न यदि अपने पास हो तो आभा बढ़ाता है, परंतु यदि सामने वाले के पास हो तो आंखें चुंधिया देता है। यदि स्वयं के पास हो तो मुकुट में लगकर ऐश्वर्य बढ़ा देता है, परंतु यदि शत्रु के पास हो तो विष बनकर काट भी सकता है। बुद्धिमान एवं उत्तम व्यक्ति भी हीरे के समान होते हैं। यदि अपने पास हो तो अमृत, यदि शत्रु के पास हो तो विष। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य मिलते ही उसे बिना विलंब अपने पक्ष में कर लो और फिर कभी जाने मत। नीतियां मेरी, नियति आपकी। महल की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कठोर है। जब सीधा रास्ता ना मिले तो टेढ़ा चलना चाहिए चंद्रगुप्त। यदि प्रवेश करने का कोई और विकल्प ना शेष रहे
तो तुम्हें छिपकर प्रवेश करना होगा। क्या हुआ चंद्र? ये दूत पाखंडी आचार्य, वो मुझे सम्राट धनानंद का हीरा चुराने को कह रहा है। और जानते हो वो बदले में मुझे क्या देंगे? मेरी माँ के विषय में जानकारी। रह गया ना मुंह खुला की खुला। अरे इस पाखंडी आचार्य का सेवक बनने से तो अच्छा है कि मैं उस लुब्धा का दास बनकर रहा हूं। कम से कम वो स्वयं को सिद्ध और विद्वान तो प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करता है। और इसे देखिए, अपने देश के हित के लिए एक स्वप्न संजो के रखा है इसने। इसके सिद्धांत, आदर्श सब मिथ्या था और पाखंड था। चलो चलते हैं यहां से। पोटली बांधो सब अपनी। हम इस पाखंडी, इस ढोंगी आचार्य के सेवक बनने को बाध्य नहीं है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। किंतु चंद्र, यदि वो तुम्हें ये कार्य करने को कह रहे हैं तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य होगा। और वैसे भी तुम तो वहां प्रतिदिन जाते हो, है ना? हाँ, किंतु दिन के रक्षक के रूप में। और वैसे भी महल की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कठोर है। प्रतिदिन जब मैं महल में पहुंचता हूं तो मुझे महल के सुरक्षा प्रमुख को सूचित करना होता है। तत्पश्चात मेरा नाम वहां लिखाता है और फिर मुझे एक कड़ा दिया जाता है जिससे मैं महल में प्रवेश कर सकता हूं। महल के विभिन्न भागों में जाने के लिए विभिन्न रंगों के कड़े हैं और संध्या में हमें वो कड़े पुनः द्वारपाल को लौटाने होते हैं, जो उन्हें सुरक्षा प्रमुख को लौटाता है। इसमें कभी कोई चूक नहीं होती, इसलिए रात्रि में वहां प्रवेश के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। जब सीधा रास्ता ना मिले तो टेढ़ा चलना चाहिए चंद्रगुप्त। यदि प्रवेश करने का कोई और विकल्प ना शेष रहे तो तुम्हें छिपकर प्रवेश करना होगा। यहाँ सम्राट धनानंद की सिंहासन की बात हो रही है। मगधपति धनानंद इस धरती के स्वामी है, वो मगध के भगवान है। वो आपको ज्ञात है, यहाँ की हवा भी ना उनके इच्छा अनुसार बहती है और आप उनके सिंहासन के हीरे चुराने की बात कर रहे हैं। तो स्वर्ण का एक टुकड़ा चोरी होने पर सहस्त्रों के प्राण ले ले, वो उस हीरे के बदले मेरा क्या हाल करेगा? आपका ये टेढ़ा मार्ग मुझे मृत्यु तक ले जाएगा। ये मानचित्र, ये है वो टेढ़ा मार्ग जो सीधा तुम्हें उस सिंहासन तक ले जाएगा। इस मानचित्र के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी, परंतु यदि इस मानचित्र को भली भांति स्मरण करके गए तो हीरा तो चोरी कर ही लोगे, सकुशल जीवित उस महल से बाहर भी आ पाओगे। इसे भली भांति स्मरण कर लो। स्मरण हो गया? हाँ। यूं समझ लो कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा। अरे रे आचार्य, आप ये क्या कर रहे हैं? अब मैं मार्ग का अनुसरण कैसे करूंगा? तुम एक गुप्तचर हो चंद्रगुप्त, और गुप्तचर के पीछे तो स्वयं उसका साया भी नहीं छूटना चाहिए।
यदि इस मानचित्र को साथ में लेकर जाओगे तो अपने प्राण संकट में डालोगे। अरे मती तो भ्रष्ट नहीं हो गई आपकी। यदि इसे जलाना ही था तो इसे बनाया क्यों? ओह, भूल मेरी थी। मैंने कैसे सोच लिया कि आप मेरे लिए सरल कार्य सोच सकते हैं। आपको तो कठिनाइयां उत्पन्न करने में आनंद आता है ना? पर एक बात समझ लीजिए आचार्य, मेरी मां का विषय मेरे लिए संवेदनशील है। यदि इस कार्य के पश्चात आपने मुझे मेरी मां के विषय में नहीं बताया तो मैं आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां उत्पन्न कर दूंगा कि उन्हें सुलझाते सुलझाते आप उलझ जाएंगे। आचार्य, आप तो चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना चाहते थे, किंतु सम्राट तो चोरों को दंड देते हैं और आपने उसे ही चोर बना दिया। ये कैसी पहेली है? जिसे तुम चोरी कह रहे हो वो एक कार्य है, चंद्रगुप्त के प्रशिक्षण का एक भाग। इस कार्य की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है, विशेषतः अखंड भारत के स्वप्न की सुरक्षा। ये भले ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो, किंतु तुम तक पहुंचने के लिए मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा मां। देखिए राजकुमारी, सम्राट ने आपको प्रसन्न करने के लिए कितना सुंदर उपहार दिया है। आपके सामने तूफान को मारा था ना, उसी की भरपाई है ये आकर्षक झूमर। अब तो आप रुष्ट नहीं है ना? रुष्ट हूँ शिप्रा, रुष्ट हूँ। दंड देना चाहिए था उस दास को जिसने तूफान पर सवारी की, और भाई ने प्राण ले लिए उस मुक्त तूफान के। अपने वर्षों पुराने विश्वसनीय और स्वामी भक्त तूफान की बलि दे दी, और उस दास के नहीं। मन सुलगता है मेरा शिप्रा जब उस दास के प्रति भाई का बढ़ता लगाव देखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरी अत्यंत प्रिय सखी हो, तुम्हारा विचार क्या है? क्या सम्राट ने उचित किया? हाँ, मेरे विचार से सम्राट का निर्णय तो उचित ही था, और उसमें उसकी कोई भूल नहीं थी। सम्मान मिलने पर अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए शिप्रा। सैनिक,
तुम्हें सखी कहती हो, किंतु वास्तविकता में तुम केवल एक दासी हो और दास स्वामी के इच्छाओं के विरुद्ध नहीं बोलते। याद रहेगा ना? उस दास की लोकप्रियता कुछ बढ़ती जा रही है, उसे सम्राट की दृष्टि से गिराना होगा। है, अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। उसकी मूर्खता कोई ना कोई अवसर तो दे ही देगी। चंद्रगुप्त महल में इस समय? यदि वो सच में चंद्रगुप्त था तो ये वही अवसर है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। सम्राट से दंड पाने के लिए सज्ज हो जाओ चंद्रगुप्त। कहाँ चला गया ये? अवश्य था यहाँ, पर अब कहाँ गया? बाल बाल बचे चंद्र। कुछ सोच चंद्र, अन्यथा आज पकड़ा गया तो सम्राट धनानंद सर धड़ से अलग कर देगा तेरा। कोई तो मार्ग ढूंढ चंद्र। उस कुंशिका वाले ब्राह्मण की मति भ्रष्ट हो गई थी तो उसने उस नक्शे को चला दिया।
रक्षा। हमारी स्मरण शक्ति का सीधा सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से होता है। यदि ध्यान केंद्रित करके नेत्रों के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखोगे तो स्मरण शक्ति कभी छल नहीं करेगी। मिल गया मार्ग। रात के इस पहर में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो राजकुमारी, हमें यहाँ से कुछ स्वर आया था। वो मेरी बिल्ली का था। जाइए यहाँ से, मेरे विश्राम में विघ्न पड़ रहा है। अवश्य। यदि वो तुम हो चंद्रगुप्त, तो विश्वास करो, तुम्हारे सत्य को सम्राट के सामने केवल मैं लाऊंगी। संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूं जो तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता है। अपनी मां तक पहुंचने के लिए मुझे किसी भी प्रकार उस हीरे को प्राप्त करना ही होगा। इस स्थान की भूमि खोखली प्रतीत होती है। नक्शे के अनुसार मैं यहाँ से दरबार में प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे यहाँ कोई मार्ग नहीं दिख रहा जिससे मैं इन रक्षकों को चकमा देकर सिंहासन तक पहुंच पाऊं और वो हीरा चुरा पाऊं। मार्ग मिल गया। अरे ये मशालें कैसे बुझ गई? पुनः प्रकाश का प्रबंध करो।
इससे पहले कि सैनिक प्रकाश का प्रबंध करेंगे, हीरा मेरे हाथ में होगा। जो हीरा मेरे लिए पत्थर मात्र है, आज वो तुमसे मिलने का माध्यम बनेगा। मां, शीघ्र ही तुम मेरे सामने खड़ी होगी, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। जीवन में सदा मीठे स्वभाव और सरलता से ही लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। दीवार पे कुछ लगाना हो तो कील की आवश्यकता पड़ती है। मात्र परिश्रम और सरल स्वभाव से सफलता अधिक समय टिकती नहीं। उसके लिए अपने निर्णयों में दृढ़ता, कठोरता और नुकीलापन लाना पड़ता है। इस कील की भांति ऊपर से सपाट और नीचे से नुकीली। परामर्श लेते समय सरल रहो, परंतु उसे कार्य रूप देते समय नुकीले और दृढ़। नीतियां मेरी, नियति आपकी।